Hello student, this is Palla Darbari, your host, and you are watching Palla Darbari classes. In this video, we will discuss Indian Economic Development Class 12th, Chapter 7, Employment. This is the fourth volume of the chapter, Employment. In this video, we will discuss three topics. We will see the consequences of unemployment. We will discuss the measurement of unemployment. And finally, we will discuss the measures to remove unemployment. Let us see the consequences of unemployment. Unemployment has the following economic and the social consequences. अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है. फर्स्टली वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पहला कॉन्सिक्वेंसेस जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अनएम्प्लॉयमेंट का है दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. As a result of unemployment, greater part of the human resources is unutilized. Unemployment की वजह से क्या होता है कि larger percentage of the people remain unemployed, remain unused. हम लोग unemployment की वजह से इंसान की जो पोटेंशियल है उसको यूज ही नहीं कर पाते, वो अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल रह जाता है. सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज है देयर इज अ लॉस इन द आउटपुट. अगर देखा जाए आउटपुट का एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. अगर मैं ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करूंगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा, अगर कम लोगों को एम्प्लॉय करूंगा तो आउटपुट कम आएगा. सो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयड आर लेस. इट मींस लेस नंबर ऑफ द पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. जब कम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट. The next consequences is low productivity. As a result of unemployment की वजह से the quality of the human capital is very poor. Unemployment की वजह से है क्या, लोगों को proper education नहीं मिल पा रही. Unemployment की वजह से है क्या, medical treatment नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से क्या है the human capital is very weak. The condition of the people living in the country is very poor. The next economic consequence is लो कैपिटल फॉर्मेशन. हम लोग जानते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों की इनकम कम होती है, कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे रखा जाता है. व्हेन लेस नंबर ऑफ द पीपल विल बी एम्प्लॉयड, द नेशनल इनकम और द इनकम विच द पीपल इज अर्निंग विल ऑल्सो फॉल डाउन. व्हेन देयर इज अ फॉल इन द अर्निंग, अगर लोगों की इनकम में फॉल होगा तो सेविंग भी कम होगी. बिकॉज ऑफ फॉल इन सेविंग देयर विल बी लेस कैपिटल फॉर्मेशन. जब लोगों की सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा. So because of unemployment, what is happening? There is low capital formation, low investment. Now let us discuss the social consequences. अब हम लोग social consequences देखते हैं unemployment का society पे क्या फर्क पड़ता है. The first is social ills. Unemployment and poverty pushes the people towards crime and social ills. Unemployment है, गरीबी है, जिसकी वजह से लोग to meet out the necessities, they opted the wrong path. क्राइम को चूज करता है. नेक्स्ट सोशल इविल इज और नेक्स्ट सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ. बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हाट इज हैपनिंग, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज फॉलिंग डाउन. व्हाई देयर इज अ फॉल इन द लिविंग स्टैंडर्ड? बिकॉज द पीपल इज नॉट हैविंग द मनी. इफ द पीपल आर नॉट हैविंग द सफिशिएंट मनी, they are not in the position to use high standards goods. They are not in the position to use quality products. They have to satisfy their quench with the low or inferior quality products. The next social consequences is rise in inequality. अब unemployment का next effect जो पड़ता है वो ये है inequality पे. Because of unemployment, what is happening? The gap between the rich and the poor is increasing, and there is the inequality increased to manifold because of unemployment. Now let us see the measures of unemployment. अगर हम लोग मेजर्स की बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से मेजर हैं, सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन कलेक्ट करता है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट द डेटा रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखते हैं कि हाउ मेनी मेजर्स डू वी हैव टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट.
we are having three measures to calculate unemployment. The first one is usual status unemployment, commonly called usual status. Second measure to calculate the unemployment is current weekly status. And the third measure of unemployment is current daily status. These are the three measures to calculate unemployment. Let us discuss all these measures one by one. Firstly, we will discuss the usual status unemployment. सबसे पहले हम लोग usual status unemployment को डिस्कस करते हैं. अंडर इट अगर हम लोग usual status unemployment की बात करते हैं, अंडर इट दोज आर इंक्लूडेड, यहां पे हम लोग उन लोगों को कंसिडर करते हैं हु आर द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स का हिस्सा है, एंड हु आर अवेलेबल फॉर वर्क और वर्किंग फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द सर्वे और मेजर पार्ट ऑफ द रेफरेंस पीरियड, दैट इज 182 डेज, मोर देन 182 डेज. मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बात करें तो यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट मेथड में क्या होता है, हम लोग यहां पे दो कंडीशंस देखते हैं. पहला, हम लोग एम्प्लॉयड उन्हीं बंदों को मानते हैं जो लेबर फोर्स में काउंट होता हो, वन. सेकंड, वो बंदा 182 डेज से ज्यादा काम कर रहा हो. अगर कोई बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा है और दे आर वर्किंग फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द रेफरेंस पीरियड दैट इज मोर देन 182 डेज, देन दैट वेरी पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयमेंट. अंडर इट इस मेथड में employed and unemployment is measured on the basis of primary principal status and the subsidiary status. यहां पे हम लोग employed और unemployment find out करते हैं प्रिंसिपल स्टेटस के ग्राउंड्स पे और सब्सिडरी स्टेटस के ग्राउंड्स पे. अब क्वेश्चन उठता है प्रिंसिपल स्टेटस कौन सा होता है, सब्सिडरी स्टेटस कौन सा होता है, उसे हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है, यूपीएस क्या होता है. अंडर इट यूजर प्रिंसिपल स्टेटस में दो कंडीशंस को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं. सबसे पहला, हम लोग एम्प्लॉयड तभी मानेंगे व्हेन वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, जब एक बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा है. लेबर फोर्स का हिस्सा होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक बंदा दे आर विलिंग और वर्किंग फॉर मोर देन 182 डेज इन अ ईयर, यानी वो अपनी सर्विस देने को रेडी है या अपनी सर्विस दे रहा है मोर देन 182 डेज एक साल में, तभी हम लोग उसे लेबर फोर्स का हिस्सा मानते हैं. तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में हम लोग तभी एक बंदे को एम्प्लॉयड मानेंगे जब वो बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा है, when one becomes a part of the labor force. Second condition, he should do the work for more than half of the days in which one are available to work. अगर लेबर फोर्स का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक बंदे के पास he should be in the position to work more than half of the days, लेबर फोर्स का हिस्से का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो more than 182 डेज काम करेगा, रेडी है या काम कर रहा है. और सेकंड कंडीशन ये होती है कि जितने भी दिन उसके पास अवेलेबल हैं, इसका मतलब अगर उस बंदे के पास 200 दिन है तो वो 100 दिन काम कर रहा हो. अगर उस बंदे के पास 182 डेज है तो 91 डेज काम कर रहा हो. आई मीन ही शुड बी इन द पोजीशन टू वर्क फॉर मोर देन 91 डेज. ठीक है, अगर एक बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा है और ज्यादा से ज्यादा 91 से ज्यादा दिन काम कर रहा है तो उसे हम लोग एम्प्लॉयड मानते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस. अब देखते हैं यूजुअल सब्सिडी स्टेटस क्या है. अंडर इट वन विल बिकम एम्प्लॉयड, इस कंडीशन के हिसाब से एक बंदा तभी एम्प्लॉयड कहलाएगा जब, एक चीज याद रखिएगा, यूजुअल सब्सिडी स्टेटस में किसी बंदे का लेबर फोर्स का हिस्सा होना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट वन शुड बिकम द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स, इट इज नॉट मैंडेटरी. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर एक बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन 30 दिन से ज्यादा दिन काम कर रहा है तो उसे हम लोग अकॉर्डिंग टू द यूजुअल सब्सिडी स्टेटस एम्प्लॉयड मानते हैं. इफ द पर्सन इज नॉट द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स बट द पर्सन इज डूइंग द वर्क फॉर मोर देन 30 डेज, then that very person will be considered as employed according to usual subsidiary status. Here one thing is very important. Suppose if a person is a part of the labor force and that very person is working for more than 30 days but less than 91 days. अगर एक बंदा लेबर फोर्स का हिस्सा है लेकिन 91 डेज से कम काम कर रहा है,
क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल स्टेटस की बात करूं तो प्रिंसिपल स्टेटस में दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है अगर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आना है। पहला, लेबर फोर्स का हिस्सा हो, दूसरा 91 डेज से ज्यादा काम कर रहा हो। लेकिन अगर एक आदमी लेबर फोर्स का तो हिस्सा है लेकिन 91 डेज से कम काम कर रहा है, लेकिन 30 डेज से ज्यादा काम कर रहा है, तो हम लोग उसे एम्प्लॉयड मानेंगे अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी स्टेटस। तो सब्सिडरी स्टेटस में लेबर फोर्स का हिस्सा भी आ जाता है और 30 डेज से ज्यादा बंदा काम कर रहा है वो भी कंसीडर कंडीशन आ जाती है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड मेथड, दैट इज करंट वीकली स्टेटस। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। इस मेथड के हिसाब से हम लोग एक बंदे को एम्प्लॉयड मानते हैं। कब मानते हैं? जब एक वीक में वो बंदा अगर 1 घंटे भी काम कर रहा है। अगर एक आदमी एक वीक में अगर एक दिन 1 घंटा भी काम करता है इन कंटिन्यूएशन, तो उसे हम लोग एम्प्लॉयड मानते हैं अकॉर्डिंग टू करंट वीकली स्टेटस। ये बहुत सिंपल मेथड होता है, इसमें कंडीशन भी बहुत सिंपल है। आप देख ही सकते हो, एक वीक में अगर एक बंदा 1 घंटे भी काम कर रहा है तो वी काउंट दैट वेरी पर्सन एज एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू करंट वीकली स्टेटस। अब लेके चलते हैं करंट डेली स्टेटस क्या होता है। दिस मेथड कंसिडर द एक्टिव स्टेटस ऑफ द लेबर फोर्स। इस मेथड में हम लोग एक्टिविटी स्टेटस लेबर फोर्स की फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग ईच डे ऑफ द सर्वे वीक। एक्टिविटी स्टेटस फाइंड आउट करते हैं ईच डे ऑफ द सर्वे वीक। एक सर्वे वीक में हर दिन का एक्टिविटी स्टेटस फाइंड आउट करते हैं। अगर एक वीक में एक बंदा, एक आदमी 1 घंटे से भी कम काम करता है तो हम लोग उसे मानेंगे अनएम्प्लॉयड। अगर एक वीक में एक बंदा डेली 1 घंटे से तो ज्यादा काम करता है लेकिन 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे हम लोग हाफ एम्प्लॉयड मानेंगे। अगर सर्वेड वीक में हर दिन एक बंदा 4 घंटे से ज्यादा काम करता है तो हम लोग उसे फुली एम्प्लॉयड मानते हैं। तो आपने देखा करंट डेली स्टेटस में हम लोग एक्टिविटी स्टेटस फाइंड आउट करते हैं ऑफ द लेबर फोर्स ड्यूरिंग ईच डे ऑफ द सर्वे वीक। अगर हर दिन एक बंदा एक वीक में 1 घंटे से भी कम काम कर रहा है तो उसे हम लोग मानेंगे अनएम्प्लॉयड। 1 घंटे से ज्यादा लेकिन 4 घंटे से कम काम कर रहा है तो उसे हम मानते हैं हाफ एम्प्लॉयड। लेकिन अगर एक बंदा 4 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो उसे मानते हैं फुली एम्प्लॉयड। आई होप द मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द मेजर टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। द फर्स्ट मेजर टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज प्रोडक्शन। पहला मेजर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए है प्रोडक्शन को बढ़ाना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। किसका प्रोडक्शन बढ़ाना है? एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्शन बढ़ाना है और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। फॉर दिस कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर शुड बी प्रमोटेड। और इसके लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, स्मॉल स्केल सेक्टर्स को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से नए नए जॉब जनरेट होंगे। सेकेंड मेजर क्या है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। द डिमांड फॉर द लेबर फोर्स, हम लोग जानते हैं लेबर फोर्स की डिमांड और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर अच्छी है, एक लेबर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की पोटेंशियल रखता है तो डिमांड ज्यादा होगी। तो हम लोगों को एफर्ट करना है कि लेबर स्किल हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़े। जितनी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा मेथड, तो हम लोग दूसरे मेथड में देखा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब तीसरा देखते हैं कंट्रोल पॉपुलेशन। अनकंट्रोल्ड राइज इन पॉपुलेशन, जैसे हमने देखा बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हो क्या रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ये हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा रेट से बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ? नई जॉब जनरेट हुई लेकिन 4 बंदे अनएम्प्लॉयड खड़े हो गए जॉब के लिए। कंडीशन वही की वही। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो जितनी जॉब जनरेट होंगी उतनी ही पॉपुलेशन ग्रो कर रही होगी, यानी हर बंदे को जॉब मिल जाएगा। सो द गवर्नमेंट शुड टेक एफर्ट्स, फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू चेक पॉपुलेशन। नेक्स्ट मेजर लेके चलते हैं, दैट इज क्रिएट नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट।
हम लोगों को ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ढूंढना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर पे ज्यादा लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, लाइव स्टॉक में प्रमोट करना पड़ेगा, फिशरीज में प्रमोट करना पड़ेगा कि लोग इन सोर्सेज से जुड़े, इन ऑल्टरनेटिव से जुड़े, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो। नेक्स्ट हो गया मेक अवेलेबल इजी क्रेडिट फाइनेंस, लोगों को इजी लोन प्रोवाइड करें जिसकी वजह से लोग अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए, दे बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो 4 बंदों को जॉब देगा। So we have to find out the ways and means so that the easy credit should be provided to the farmers, so that they should become self-sufficient, self-dependent, and make the other people also self-dependent. Next हो गया adopt labor intensive technique. लास्ट मेजर की अगर मैं बात करूं तो कह सकते हैं अगर हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑप्ट करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ देते हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम्स है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। So we have to find out the ways and means to opt capital intensive labor intensive technique, and we should subside the capital intensive technique. This is only possible when the productivity of the labor is very good. Otherwise it is impossible. It is we cannot even promote this labor intensive technique if the productivity of the labor is very low. Next is encourage self-help group. We know that more than 60% of the people in our country are self-employed. हम लोग जानते हैं कि 60% जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एफर्ट शुड बी मेड, हमें ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा कि लोगों को एंकरेज करें कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। Dear subscribers, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload the new video, you get the notification.